इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन हो गए, जो ये क्वेश्चन बेस्ड हैं टॉपिक पर, लाइक है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम्स हैं सराउंडिंग, इन्हीं सब पे बेसिक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन ये सराउंड के मॉड्यूल्स के हैं। सो अगर जो भी सराउंड के मॉड्यूल्स कर रहे हैं उनको अगर कोई इशू हो तो यहाँ से देख सकते हैं। तो देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मो मतलब एनर्जी हो गया, और डायनेमिक्स मतलब पता है चेंज, चलना, मूव करना, तो ऐसा टाइप का कुछ सिस्टम। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी चेंजेज इन ऑल प्रोसेसेस, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है ये सभी प्रोसेस में चेंज नहीं होती है। इसका उदाहरण हो गया, जैसे अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है इसका फॉर्म होता है NCV डेल्टा टी। अगर ये कांस्टेंट है तो ये जीरो, और ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कि इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज नहीं होती, और ऐसे ही साइक्लिक में भी नहीं करती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी आर क्या कर रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? एक्सटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड करे। तो ये बात सही है, जितना ज़्यादा अमाउंट लीजिएगा, जितना ज़्यादा आप अगर आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ले, जितना ज़्यादा आप एटम लीजिएगा, मोलिक्यूल लीजिएगा, सब्सटेंस लीजिएगा, उसका इंटरनल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, और सेम वैसे भी इंथैल्पी उसका ज़्यादा होगा। और ज़्यादा आप रिएक्टेंट लिए हैं और ज़्यादा रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगा, कम लीजिए तो कम लगेगा। तो यानी ये अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। वर्क इज जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस, नहीं, वर्क जीरो नहीं होता है। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन जीरो होते हैं, और वर्क एक पाथ फंक्शन है, तो ये जीरो नहीं होता है। ठीक है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क ऑलवेज जीरो होता है, तो ये गलत है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू ऑलवेज जीरो होता है। अगर क्यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम देखें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जीरो हो गया तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा डेल्टा ई, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्लोज सिस्टम, देयर इज एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम है, अगर सिस्टम क्लोज है तो ये तो फिक्स हो कि मैटर तो एक्सचेंज नहीं करेगा, तो क्या एक्सचेंज करेगा, एनर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोथ Q एंड W आर, तो बोथ हीट एंड वर्क क्या है, ये एक तरह का पाथ फंक्शन है, और हीट प्लस W को अगर जोड़ दें तो ये बन जाता है हमारे क्या, इंटरनल एनर्जी, जो कि स्टेट फंक्शन है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, टेम्परेचर एंड हीट आर। देखिए, तो टेम्परेचर क्या है, और हम लोग ध्यान से देखें तो हमें टेम्परेचर जहाँ तक पता है ये प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज की रिस्पेक्ट में देखें तो किसी एक चीज़ का टेम्परेचर फिक्स होता है। चाहे पानी अगर है, एक है, मान के चलो, तो पानी का एक टेम्परेचर फिक्स है। एक तालाब है किसी एक एरिया में, तो इस तालाब में यहाँ पर इतना टेम्परेचर है, यहाँ पे इतना, समझ रहे हो ना। तो टेम्परेचर ये अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी मेरे इस रूम का जैसे टेम्परेचर कितना है, इस वाले कॉर्नर पे है जितना उसी कॉर्नर पे है, ये छोटे से स्पेस का टेम्परेचर नापें, पूरे स्पेस का तो टेम्परेचर इक्वल आएगा, यानी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और हीट, और देखो हीट कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, हीट और वर्क कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये पाथ फंक्शंस है। एक्चुअल क्या है, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करती है, उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे अभी कोई एक सिस्टम ये है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बाद में इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो प्रॉपर्टी किसी के स्टेट को बताती है, हालात को बताती है। और फंक्शन है, फंक्शन वो पाथ को बताता है, कि ऐसा समझ लो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को बताता है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टम के अंदर क्या स्टोर है, उसका प्रॉपर्टी क्या स्टोर है उसको बताता है। और फंक्शन बताता है कि कोई भी जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफ़र करेगा, उसको फंक्शन बताता है। जैसे स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट फंक्शन में। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे नॉट दिया है, तो टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट। तो देखो, टेम्परेचर इंटेंसिव, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव है, नॉट कुछ इंटेंसिव है, बट यहाँ पे नॉट दे रहेगा। तो ये क्या एक्सटेंसिव क्या नहीं है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है।
टेम्परेचर क्या नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, और हीट क्या नहीं है, हीट दोनों नहीं है। बट जनरली अगर देखा जाए तो ये तो एक्सटेंसिव नहीं है, तो इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि हीट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है अ वेल स्टॉपेड थर्मस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। थर्मस फ्लास्क है मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, ये तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन बाय अ वेटलेस पिस्टन इन causing an expansion delta V at constant temperature when the opposing pressure P is variable is given by। देखिए the work done by a weightless piston in causing an expansion, वेटलेस है, पिस्टन को एक्सपांड कर रहा है मतलब डेल्टा V को बढ़ा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द अपोजिंग प्रेशर P इज वेरिएबल, P वेरिएबल है। तो वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V, वर्क डन क्या होता है P डेल्टा V, और तो और एक्सपांसन हो रहा है। अगर एक्सपांसन हो रहा है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस P डेल्टा V सही है, डेल्टा V तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, और एक्सपांसन हो रहा है, P यहाँ पर वेरिएबल है। देखिए अगर P कांस्टेंट रहता है और V बदलता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं पिस्टन माइनस पिस्टन डेल्टा V, बट यहाँ पे क्या है P वेरिएबल है, तो इन सबको ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन लगा करके करेंगे। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग, कौन सा ज़्यादा है। तो देखिए अर्ज तो सबसे छोटा आता है, ये बात मालूम है, उससे जूल 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है। यहाँ पर नहीं, ये तो उल्टा ऑर्डर दे रखा है, ऐसा होना चाहिए, कैलोरी सबसे बड़ा, उससे छोटा जूल, उससे छोटा अर्ज, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थर्मोडाइनमिक्स पैरामीटर इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है। देखिए हीट और वर्क क्या है, हीट और वर्क हमारे पाथ फंक्शन है। तो अगर Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखें और Q एट कांस्टेंट प्रेशर, Q एट कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H हो जाता है, इंथैल्पी के बराबर होता है, और इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। Q एट डेल्टा वॉल्यूम डेल्टा E के बराबर इंटरनल एनर्जी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। वर्क एट एडियाबैटिक में Q 0 होता है तो फ्लॉट्स हो जाएगा इक्वल टू Q प्लस W, Q 0 तो यहाँ पर ये हो जाता है, वर्क हो जाता है डेल्टा E के बराबर, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का स्टेट फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं वर्क एट आइसोथर्मल, तो ये हो गया पाथ फंक्शन, इसमें ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमॉन्ग द फ्लोइंग सेल, इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन, एक्सटेंसिव क्या होता है, अब समझिए। इंटेंसिव जो कि उस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिव किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिव डिपेंड नहीं करता है अमाउंट पे, और एक्सटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, ऑल टाइप ऑफ जो एनर्जी होते हैं ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। कोई छोटा सब्सटेंस है, उसकी एनर्जी कितनी है, बड़ी की ज़्यादा बड़ी होगी, इस पर सब उस पर ही डिपेंड करता है अमाउंट पर, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, इसमें कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो स्टेट फंक्शन नहीं है तो इसमें एनर्जी तो स्टेट फंक्शन होता है भाई, वर्क हो गया पाथ फंक्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाना चाहिए। और आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ गया 11 की तरह। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, किसी प्रोसेस को एडियाबैटिक कंडीशन होने के लिए, एडियाबैटिक है तो Q तो पहले 0 होना चाहिए, और Q 0 हो गया तो वक्त हो जाएगा डेल्टा E बराबर टेम्परेचर, Q प्रेशर Q चेंज होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आउट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विस्कोसिटी डेंसिटी सरफेस विच इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए वही बात हो गया कि इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता भाई, टेम्परेचर है इस एरिया, हमारे अभी एरिया का टेम्परेचर कितना है तो इतना डिग्री सेल्सियस, जैसे ठंड में बताता ना कितना डिग्री सेल्सियस इस एरिया का है, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्टिकुलर अगर मैं इस जगह पे देखूं 1 क्यूबिक स्क्वायर मीटर में तो यहाँ पर टेम्परेचर अलग, वहाँ पर नहीं, सबका इक्वल होता है। प्रेशर हो गया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर 10 कदम आगे भी इतना ही होगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी अगर है, पानी अगर मैं एक एक गिलास में पानी लूँ, एक बाल्टा पानी लूँ, एक टैप पानी लूँ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है उतना है। विस्कोसिटी का बात वही हो गया, फ्लो करने की क्षमता। डेंसिटी भी वही हो गया। सरफेस टेंशन, अगर पानी का सरफेस टेंशन इतना होता है तो जो मैंने छोटे जगह पर पानी लिया उसका भी सरफेस टेंशन उतना बढ़ेगा, भी उतना ही होगा। जैसे हनी हो गया, हनी का भी सरफेस टेंशन जो है वो है। फिर स्पेसिफिक हीट, किसी भी चीज़ में अगर स्पेसिफिक लगे तो ऐसे ही आपका इंटेंसिव हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट पता है किसी भी चीज़ का, फिर बॉइलिंग पॉइंट। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड करता है। छोटा चीज़ है उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, ज़्यादा है उसका इंटरनल ज़्यादा होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12th का 1। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस। इसमें कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मल में क्या होता है कि डेल्टा E जीरो होता है तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, हाँ हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अगर ये जीरो हो गया तो ठीक है, ये हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी डेल्टा E जीरो होता है तो यही हो जाएगा। एडियाबैटिक में क्या होता है कि एडियाबैटिक में ये जीरो हो जाता है तो इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू होना चाहिए। ये मेरा गलत लग रहा है, अब देखते हैं, फिर देखें। एक्सपांसन ऑफ गैस इन वैक्यूम, देखिए एक्सपांसन ऑफ गैस इन वैक्यूम, और वैक्यूम का बात करें तो वैक्यूम में क्या होता है कि पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, तो इसीलिए पी एक्सटर्नल जीरो होता है तो वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, तो वर्क डन जीरो होता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ये 3 सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन 3 आ जाएगा ऑप्शन इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब एक मोल व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इज राइज्ड फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन। ठीक है, एक मोल है तो उसको लिख लीजिए, क्या गया 1 मोल है, एन इज इक्वल टू 1 मोल है ना, हो रुक जाओ, 1 मोल गैस हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इतना जितना, टेम्परेचर में राइज कितना हो गया 8 है, 10 डिग्री का हो गया टेम्परेचर में राइज। ठीक है, एन वोल डेल्टा टी हो गया 10 केल्विन, डेल्टा टी हो गया 10। हीट सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल। तो हीट सप्लाइड मैंने गैस एक सिस्टम हो गया तो सिस्टम को हीट सप्लाई हो रहा है तो इसका क्यू कितना हो जाएगा, क्यू सिस्टम को मिल रहा है तो प्लस 500 जूल हो जाएगा, प्लस से ना जाएगा। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो भाई वर्क तो भाई जीरो हो जाएगा, ये तो बात पक्का है, वर्क हो जाएगा जीरो। और अगर वर्क जीरो हो गया, वर्क यहाँ पर जीरो है और कहीं पर नहीं जीरो है, वर्क जीरो हो गया क्योंकि वर्क क्या करिएगा, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, जब डेल्टा भी जीरो हो गया तो ये जीरो ही जाएगा। ठीक है, तो वर्क जीरो हो गया, और फर्स्ट लॉ ऑफ के हिसाब से डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही लग रहा है। 14 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्या है, इफ 500 कैलोरी ऑफ ए हीट एनर्जी आर एडेड टू अ सिस्टम, 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, 500 कैलोरी हीट एनर्जी आर एडेड टू अ सिस्टम एंड द सिस्टम जो 350 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, और सिस्टम क्या कर रहा है 350 कैलोरी का वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर। इफ 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी आर एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम पर कितना 500 कैलोरी ऑफ हीट, 500 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड टू द सिस्टम। if 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम एंड द सिस्टम डज, हीट को सिस्टम पर ऐड किया जा रहा है तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा प्लस 500 कैलोरी, एंड सिस्टम डज, सिस्टम कितना कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है 350, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 350 कैलोरी हो जाएगा। और सराउंडिंग और इंटरनल एनर्जी का क्यू प्लस डब्ल्यू कर लो तो 500 में से 350 का 150 बचना चाहिए, तो प्लस का 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट। 2 moles of an ideal gas expand spontaneously into vacuum, 2 मोल है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन कौन सा है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड स्पॉन्टेनियसली इन वैक्यूम, 2 मोल वैक्यूम में वर्क देखो जहाँ पर वैक्यूम आ गया, वैक्यूम में पिस्टन जीरो होता है तो इसका वर्क जीरो होता है, ये चीज़ याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑफ O2 एट एसटीपी इज एक्सपेंडेड सो दैट द वॉल्यूम इज डबल, क्या करेंगे 8 ग्राम ऑफ O2 एट एसटीपी इज एक्सपेंडेड, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज एक्सपेंडेड सो दैट द वॉल्यूम इज डबल।
अगर तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एस टी पी इज एक्सपेंडेड, सो डेट वॉल्यूम इज डबल। 8 ग्राम है, O2 है, एट एस टी पी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक्सपेंड किया जा रहा है, सो वॉल्यूम डबल, वॉल्यूम डबल होता है, वर्क डन इज, तो 8 ग्राम है, 8 ग्राम मतलब कितना है, 16, तो 8 ग्राम कितना होगा, 8 32 32 होगा ना, तो 32, तो 8 बटा 32 यानी 1/4 मोल, 1/4 मोल हो गया, 1/4 मोल हो गया, यहाँ पर 1/4 मोल है ऑक्सीजन को अगर स्टेबिलाईजेशन करें वॉल्यूम डबल। तो अब सुनो, देखो अगर 1 मोल होता तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए वॉल्यूम होता है 22.4, तो 1/4 के लिए कितना हो जाएगा, इससे 4 से डिवाइड कर दो, तो 5 का 20 है और 6 का 24, 5.6 है। अगर इसको एक्सपेंड किया जा रहा है तो वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक्सपेंड होकर के, 5.6 से 11.2 हो जाएगा, यानी डेल्टा भी कितना हो जाएगा, डेल्टा भी आ जाएगा उतना वही 5.6, ठीक है। दी वर्क डन इज, वर्क डन कितना हो जाएगा, तो एस टी पी पे 1 ATM प्रेशर होता है और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपैंड हो रहा है, अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो माइनस डेल्टा वी पॉजिटिव है तो माइनस में आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा माइनस में, माइनस P1 हो गया, ये डेल्टा वी -5.6, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर